नमस्कार। पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि साहित्य के दो भेद या दो रूप मुख्य होते हैं। पहला है दृश्य काव्य और दूसरा है श्रव्य या पाठ्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी, गीति नाट्य, भाव नाट्य और छाया नाट्य शामिल किए गए। दृश्य काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसे देखा जाता है। इसे रंगमंच पर या स्टेज पर अभिनीत किया जाता है। इसमें अभिनय या एक्टिंग एक अनिवार्य तत्व है। दृश्य काव्य अत्यधिक लोकप्रिय है क्योंकि दृश्य काव्य का आनंद शिक्षित, अशिक्षित, बाल, वृद्ध, विवेकशील, अल्पबुद्धि सभी तरह के मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल में इसे श्रव्य या पाठ्य की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया गया। और यही कारण है कि प्राचीन काल में जो दृश्य काव्य के माध्यम थे, जो अलग अलग प्रकार थे, जैसे नाटक, रामलीला, कठपुतली, ये सब जनता का मनोरंजन करते रहे। अब हम बात करते हैं श्रव्य या पाठ्य काव्य की। जिस काव्य का रसास्वादन सिर्फ पढ़ने या सुनने से ही होता है, उसे श्रव्य या पाठ्य काव्य कहते हैं। शैली अथवा छंदबद्धता के आधार पर श्रव्य काव्य के तीन रूप माने गए। पहला, जिसमें छंदों की प्रधानता होती है, उसे पद्य कहा गया। दूसरा चंपू या मिश्र काव्य, और तीसरा है गद्य, जिसमें छंद नहीं होते। नाटक में भी गद्य और पद्य दोनों का समन्वय रहता है, लेकिन नाटक दृश्य काव्य की विधा है, जबकि चंपू श्रव्य या पाठ्य काव्य की विधा है, क्योंकि इसे देखा नहीं जाता, इसे पढ़ा या सुना जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा एक चंपू काव्य है। तो श्रव्य काव्य के जो तीन प्रकार हैं, पद्य, चंपू और गद्य, इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम पद्य काव्य की। पद्य छंदबद्ध रचना है, इसमें छंद होते हैं, इसे गाया जाता है। बंध के आधार पर पद्य के दो भेद माने गए, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध जिसमें बंधन हो और मुक्तक जो मुक्त हो। प्रबंध में घटनाओं में पूर्वापर संबंध और क्रमबद्धता होती है, यानी एक दोहा अगर लिखा गया है, उसके बाद में दूसरा दोहा भी पहले दोहे से संबंधित होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। मुक्तक में हर एक दोहा, हर एक छंद स्वतंत्र होता है। प्रबंध काव्य में कथा वस्तु के विस्तार या उसकी सीमितता के आधार पर दो भेद माने गए हैं। महाकाव्य, जिसमें जीवन का समग्रता से चित्रण किया जाता है, जिसमें सर्ग होते हैं यानी अध्याय होते हैं। भारतीय परंपरा का प्रथम महाकाव्य संस्कृत में वाल्मीकि कवि ने रामायण नाम से लिखा। अगर हम बात करें हिंदी के पहले महाकाव्य की, तो चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम से हिंदी का पहला महाकाव्य आदिकाल में लिखा। और खड़ी बोली हिंदी, जिसकी शुरुआत अमीर खुसरो से हो गई, लेकिन जिसका विकास आधुनिक काल में हुआ, उस खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। अब दूसरी बात है खंड काव्य। जीवन के किसी एक भाग या खंड का चित्रण करने वाली रचना खंड काव्य है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी और रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी। अब हम बात करेंगे प्रबंध से अलग दूसरे प्रकार के काव्य मुक्तक के बारे में।
हिंदी के साहित्यकार बाबू गुलाब राय ने आकार के हिसाब से, विस्तार के हिसाब से और संगीतात्मकता और गेयता के हिसाब से मुक्तक के दो भेद किए हैं। पाठ्य मुक्तक, पहला भेद जो सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए होते हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है और एक ही छंद में ये पूरे हो जाते हैं, जैसे दोहा, कवित्त आदि छंद। गेय मुक्तक या गीति काव्य में संगीत होता है और काव्यत्व यानी कविता के रूप में वो सामने आते हैं। इसे अंग्रेजी में लिरिक पोएट्री कहते हैं। महादेवी वर्मा ने गीति काव्य की परिभाषा के रूप में लिखा है, सुख दुख की भावावेशमय अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। जैसे आदिकाल के कवि विद्यापति ने पदावली लिखा, सूरदास के गीत, मीरा के पद और छायावादी कवियों की रचनाएं। अब बात करते हैं चंपू या मिश्र काव्य की। गद्य और पद्य के मिश्रित रूप को चंपू काव्य कहा जाता है। ये प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चंपू काव्य क्या है। मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा चंपू काव्य का एक उदाहरण है और पुरानी हिंदी की एक प्रसिद्ध रचना जो 10वीं शताब्दी में लिखी गई, राउल वेली, यह रचना भी चंपू काव्य है। अब बात करते हैं काव्य के या साहित्य के तीसरे प्रकार गद्य के बारे में। गद्य किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा का प्रारंभिक स्वरूप गद्य माना जाता है, परंतु मनुष्य की रागात्मक वृत्ति से संबंध होने के कारण और मुद्रण कला के अभाव में रचना को कंठस्थ करने की आवश्यकता के कारण साहित्य में गद्य से पहले पद्य का विकास हुआ। अब यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पहले गद्य आया या पद्य। अगर हम मानव जीवन की यात्रा की बात करें तो मनुष्य ने जब बोलना सीखा, जब आपस में बात करने लगे, तो उन्होंने गद्य में ही बात की होगी। लेकिन बातों को जब याद करने की, जब याद रखने की ज़रूरत महसूस हुई, जब किसी चीज़ को कंठस्थ रटने की ज़रूरत महसूस हुई, तो पद्य का विकास हुआ और पद्य के माध्यम से मनुष्य अपने भावों को बिल्कुल खुलकर अभिव्यक्त करने लगा। जैसे कविता और गीतों के माध्यम से आज के कवि और साहित्यकार अपने भावों को व्यक्त करते हैं। खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ अकबर के दरबारी कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा 1570 में लिखी गई। इसे खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। अन्य शुरुआती रचनाओं में राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ और दौलत राम की रचना है जैन पद्म पुराण। अब गद्य की विधाएं कौन कौन सी है? आमतौर पर गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, इन सब का विकास हिंदी के आधुनिक युग में ही हुआ है। गद्य की एक रचना, एक विधा है गद्य काव्य। यानी जब किसी काव्य को गद्य के रूप में प्रस्तुत करें, किसी कविता को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दें, तो वह गद्य काव्य है। प्रमुख रचनाएं हैं राधा कृष्णदास की साधना संग्रह, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता। इस प्रकार की रचनाओं में भावों की प्रधानता होती है। गद्य काव्य की एक प्रमुख विधा है उपन्यास। हम बात करते हैं कि उपन्यास का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है उपसर्ग और न्यास मूल शब्द। उप का अर्थ है निकट। जैसे अभी चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत
में जो लीडर है, जो मुख्य नेता है, वो प्रधान बना और सेकंड नंबर के लीडर को उप प्रधान चुना गया। इसी तरह जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो उप का अर्थ हो गया निकट, यानी जो प्रधानमंत्री के जस्ट बाद में है वो उप प्रधानमंत्री। इसी तरह उपन्यास, जो न्यास के निकट है। न्यास का अर्थ है कोई वस्तु जो जीवन से संबंधित है, कोई धाती, कोई विरासत। तो मनुष्य के जीवन के निकट जो रचना है वह रचना उपन्यास बन गई, यानी वह वस्तु या कृति जिसमें मानव जीवन समग्रता के साथ प्रतिबिंबित होता है। उपन्यास इटालियन शब्द नेविला से बना, जिसका अर्थ होता है सूचना। नेविला से अंग्रेजी का शब्द बना नोवेल, जिसका अर्थ है दीर्घ कथात्मक गद्य रचना। अब उपन्यास की परिभाषा। ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं और छोटे छोटे जो उदाहरण दिए गए हैं, ये हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ बीए प्रथम वर्ष से लेके एमए तक की हिंदी की आधारशिला का काम करेंगी। पूरे के पूरे सिलेबस का बेस यही है। तो एक छोटी सी परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर ने दी है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मनुष्य का जीवन वास्तविक है, लेकिन उसमें कल्पना को शामिल करते हुए जब एक साहित्यकार कोई रचना लिखता है तो वह रचना उपन्यास है। प्रश्न आता है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लाला श्रीनिवास दास ने 1882 में परीक्षा गुरु लिखा और ये परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। इसी तरह कुछ अन्य साहित्यकार श्रद्धाराम फुल्लोरी की रचना भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। गद्य की अगली विधा है कहानी, जिससे हम परिचित हैं। कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर कोई पूछे कि कहानी क्या है, तो इसकी एक सीधी सी छोटी सी परिभाषा, कहानी एक संक्षिप्त गद्य रचना है जिसमें लेखक एक घटना का प्रभावी भाषा शैली में मार्मिक अंकन करता है। उपन्यास में खूब सारी घटनाएं हो सकती है, लेकिन कहानी में मुख्य रूप से एक ही घटना होती है। परिभाषा यूरोप के प्रसिद्ध कहानीकार एडगर एलन पो ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है, कहानी रसोद्रेक करने वाला एक आख्यान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। पाश्चात्य पद्धति पर आधारित हिंदी की पहली कहानी कौन कौन सी है, इसके बारे में भी अलग अलग साहित्यकारों में मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल मानते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती, जो कि सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, वह हिंदी की पहली कहानी है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद एक कहानी लिखी, 11 वर्ष का समय। कुछ लोग इसे भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और कुछ अन्य साहित्यकारों के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचना ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई, यह ग्राम हिंदी की पहली कहानी है। मुख्य रूप से इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अब अगली गद्य विधा है निबंध। इसका अर्थ समझने के लिए शब्दों का इस निबंध शब्द को तोड़ना होगा। तो निबंध शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो नी उपसर्ग है
और बंध मूल शब्द है। नी का अर्थ है विशेष रूप से, बंध यानी बंधन, यानी भावों का समग्र या विशेष रूप से बंधन करना निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध की परिभाषा देते हुए लिखा है, आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता हो। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी निबंधों की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हुई। अगली गद्य विधा है रेखा चित्र, शब्द चित्र या स्केच। स्केच के बारे में हम सब जानते हैं। अंग्रेजी का जो स्केच शब्द है उसी का समानार्थी है रेखा चित्र। स्केच चित्रकला का अंग है जिसमें चित्रकार थोड़ी सी गिनी चुनी रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को प्रस्तुत करता है। जिस तरह चित्रकला में साधन रेखाएं हैं, उसी तरह साहित्य में साधन है शब्द। अतः कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन करना रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रेखा चित्र की परिभाषा इस प्रकार दी है कि रेखा चित्र एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें रेखाएं हों, पर मूर्त रूप एवं उतार चढ़ाव के साथ। हिंदी का पहला व्यवस्थित रेखा चित्र पद्म सिंह शर्मा कमलेश द्वारा 1929 में लिखा गया पद्म पराग है। रेखा चित्र से कुछ मिलती जुलती रचना है रिपोर्ताज या रपट। मूलतः फ्रांसीसी शब्द रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप रिपोर्ताज है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं किसी आंखों देखी घटना के विस्तृत विवरण को संक्षिप्त और सरल रूप में प्रस्तुत करना रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज मुख्य रूप से पत्रकारिता से जुड़ी हुई विधा है जिसमें एक पत्रकार या एक संवाददाता किसी घटना को देखता है और फिर संक्षेप में थोड़े से शब्दों में उसको अखबार के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत करता है। हिंदी का पहला प्रमुख रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा माना गया, जो 1938 में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा डॉक्टर रांगे राघव की रचना अदम्य जीवन, जो बंगाल के अकाल को आधार बनाकर लिखी गई, 1940 में लिखी गई, इस रचना को भी हिंदी का शुरुआती रिपोर्ताज माना जाता है। अगली विधा है संस्मरण। आप सब ने अपनी पिछली क्लासों में महादेवी वर्मा के संस्मरण पढ़े होंगे। संस्मरण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। स्मरण यानी याद करना, सम्यक यानी संतुलित तरीके से। तो जब लेखक अपने जीवन की किसी घटना को संतुलित तरीके से याद करके प्रस्तुत करता है तो वह संस्मरण कहलाती है। इसकी परिभाषा आप ध्यान दें। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, व्यक्तिगत अनुभव से रचा गया इतिवृत्त या वर्णन ही संस्मरण है। यानी संस्मरण की सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो है व्यक्तिगत अनुभव। लेखक ने खुद जो अनुभव किया, उस अनुभव को अगर वो व्यक्त करे तो वह संस्मरण है। हिंदी साहित्य में संस्मरण का उद्भव पद्म सिंह शर्मा कमलेश के पद्म पराग से माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह संग्रह पद्म पराग रेखा चित्र और संस्मरण दोनों की शुरुआती रचना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
गद्य साहित्य की अन्य विधाओं जैसे जीवनी, आत्मकथा, समालोचना, रेडियो रूपक, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, डायरी और साहित्य के इतिहास के बारे में। धन्यवाद।